श्रीवास्तव, जैसा सर ने बताया। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं वाराणसी को बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन टीचर हूं। और अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो मैथ्स टीचर हूं। और दोस्तों, ये सही है कि मेरा जुनून पढ़ाने के साथ साथ लोगों को हेल्थ अवेयर करना भी है। मेरी ये ज़रूरत कब मुझे महसूस हुई, एक्चुअली मैं अपनी एक छोटी सी कहानी जरूर शेयर करना चाहूँगा। आज से लगभग 30 साल पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई थी और थोड़ी अनयूजुअल कंडीशन में डेथ हुई थी, तो मेरी मदर की तबीयत अ, अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और हुआ ये कि उनका उनकी रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई थी। और उस वक्त मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने यूं ही कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए। और जबकि उस वक्त ऐसा समय आ चुका था कि हम लोग मम्मी के हेल्थ को लेकर और उनके लाइफ को लेकर अनसर्टेन हो गए थे। तो उस वक्त हम कुछ भी खिला सकते थे, मतलब क्योंकि बीएचयू के बड़े बड़े डॉक्टर्स को हम दिखा रहे थे और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो वो टाइम ऐसा था कि कोई कुछ भी कहता तो हम लोग उसको मानते थे। तो उस हेल्थ सप्लीमेंट को अपनी मदर को मैंने जब दिया, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इतना ड्रास्टिक चेंजेस मदर के हेल्थ में आया और बहुत ही फास्ट रिकवरी हुई कि आज भी वो सोचता हूँ तो दंग हूँ। और ये बात 30 साल पुरानी कर रहा हूँ और आज भी मेरी माता जी शी इज अलाइव। और हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद आज भी है। दोस्तों, आप में से कितने को ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 53 साल है? यानी वेस्कुलर एज की बात, मतलब मैं अगर अपने क्रोनोलॉजिकल एज की बात करूं, कैलेंडर एज की बात करूं, तो मेरी एज 53 है। अगर सर मेरे को अलाउ करें तो मैं अ, अपने बेटे के साथ अपना एक फोटो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मैं फिर ये जानना चाहूंगा कि आप तब कंपेयर करें कि अ, मतलब जो मैं दिख रहा हूं और जो वास्तविकता में है, उसमें कितने का अंतर है। सर, क्या मैं अपना शेयर कर सकता हूं? Yes, please. ओके। एक सेकंड। मुझे 1 मिनट लगेगा। जस्ट आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? आई होप आप सबको दिख रहा होगा। Yes, ये sir. Clear. मेरा बेटा है। और आज इसकी एज 25 ईयर्स है। अगर मैं, ये मेरी बेटे और बेटी है। तो आपने देखा कि मैं ये इसलिए सिर्फ सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि आप ये समझ सकें कि अ, किस तरह से अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो आप बेसिकली अपने एज को रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैसेज मैं आज आपको देना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो ये कि
कि क्या हम अपने को फिट रखें, जैसा कि आप लोगों का, आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम भी है और शायद उद्देश्य भी है कि हम सभी लोग फिट रहें। तो फिटनेस क्या एक्चुअली हमारे एज को भी अफेक्ट करता है? दोस्तों, मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता दूं कि मुझे ये आ, मतलब मैं दुनिया को ये जो बातें बता रहा हूँ इसे बताते हुए मुझे 18 साल हो गए। यानी मैं आपके साथ अपने 18 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं तो 600-700 से ज्यादा लोग होंगे जिनकी मैंने किसी न किसी लेवल में मदद की होगी। और प्रोफाइल की बात करूं तो उसमें आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैं। मैंने हर प्रोफाइल के लोगों को किसी न किसी लेवल पे मदद की। तो आज जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं मैथ्स टीचर हूँ, यानी बच्चों को गणित पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं आज आपको आपके जीवन के गणित के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी 29 सितंबर बीता, वर्ल्ड हार्ट डे था, आप सबको पता होगा। आज थोड़ा उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी का नाम अगर आप जानते हो, ये दुनिया की एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा रिसर्च है जो लगभग 50 सालों से चल रहा है। और आप जो भी कुछ जानते हैं हार्ट के बारे में, वो इसी इसी की स्टडी के आधार पे जानते हैं। समझना ये है कि आज से 50 साल पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हार्ट के हेल्थ को, यानी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। यानी अ, आज जैसे हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो हमारे हमें रिस्क हो सकता है हार्ट के डिजीज का। ब्लड प्रेशर का एक रिलेशन है हमारे हार्ट के हेल्थ से। डायबिटीज का रिलेशन है। ये जितनी बातें आप जानते हैं, इन सब बातों को 50 साल पहले ये दुनिया नहीं जानती थी। 50-60 साल की बात हो गई। और जिस मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ उसमें 3 जनरेशन्स का रिसर्च इन्वॉल्व है। और उस रिसर्च का अगर मैं बजट की बात बताऊं तो एक छोटे मोटे देश के का जो बजट होगा उससे ज्यादा बजट इस रिसर्च का है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये रिसर्च है। तो उस रिसर्च के थ्रू हमें ये पता चला कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को डिसाइड करते हैं। अभी पिछले साल 2 साल में आपने देखा होगा कि कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस की वजह से लोगों की अचानक डेथ होनी शुरू हो गई। और ये चिंता, मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित लगभग सभी मेरे साथियों को तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे होगी ही। और आप अपने लेवल पर इसके बारे में रिसर्च भी करते होंगे कि आखिरकार कारण क्या है। गौरव गांधी इस देश के वन ऑफ द यंगेस्ट हार्ट सर्जन हुआ करते थे। और लगभग 40 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। आप सबको शायद इसका इल्म होगा, इसकी जानकारी होगी। प्रश्न ये है कि एक आम आदमी की डेथ हुई, बात समझ में आती है। हार्ट के इतने बड़े सर्जन की डेथ हुई, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। दोस्तों, जब कम उम्र का कोई व्यक्ति मरता है तो सच्चाई यह है कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जरूर कम है, लेकिन उसकी वैस्कुलर एज एक्चुअली बहुत ज्यादा होती है। मैं इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरी एज, आपको जैसा मैंने बताया, मेरी एज है 53। अब अगर मैं एक कैलकुलेशन आपके सामने बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको हेल्थ के मैथमेटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप जरा देखिए कि मेरी एज है 53। अगर मैं अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक कराता हूँ और वो लेस देन 160 आता है, और मेरा एसडीएल मोर देन 60 मिलीग्राम पर डीएल आता है, मेरा सिस्टोलिक बीपी
यानी जो हायर लेवल, हायर साइड पे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम है अगर, या 120 है, और ऑब्वियसली मैं ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा ना ले रहा हूँ, मैं स्मोकिंग ना कर रहा हूँ, मुझे डायबिटीज ना हो, और कोई नॉन वेस्कुलर हेल्थ चैलेंज से ना गुजर रहा हूँ, तो मेरी एज अगर 53 है, तो मतलब मेरा क्रोनोलॉजिकल एज अगर 53 है, तो मेरा वेस्कुलर एज 38 आएगा। अब जरा इस कैलकुलेशन को आप समझें कि अब यदि मैं मान लेता हूं कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई और मेरा ब्लड प्रेशर लगभग 140 प्लस हो जाए, जो आज नॉर्मल है 120 है या 120 से कम है, अगर वो 140 प्लस हो जाए और मुझे ब्लड प्रेशर की दवा लेनी हो शुरू मैं कर दूं, तो आप जानते हैं मेरी एज 53 से कितनी हो जाएगी? मेरी एज हो जाएगी 73। 20 साल मेरी एज बढ़ जाएगी। और अगर भगवान न करे इस वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो लोग कहेंगे यार 53 साल की उम्र में इसको हार्ट अटैक आ गया, या इसकी अगर उस वजह से मुझे कोई और दिक्कत होती, तो लोगों को आश्चर्य होगा। हालांकि 53 साल में मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो फिर भी लोग आजकल के दौर के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 40 साल का आदमी अगर 73 साल का हो जाए, तो लोग कहेंगे ना कि 40 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल वो स्मोकिंग करना शुरू कर दे तो उसकी उम्र 80 हो जाएगी। 40 की उम्र है, उसकी उम्र 80 हो जाएगी। या अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको डायबिटीज हो जाए, तो उसकी एज लगभग 80 की कैलकुलेट होगी। ये मैं फ्रेमिंगम हर्ट स्टडी के कैलकुलेटर के बेसिस पे बता रहा हूं आपको। तो आप जब ये समझते हैं कि आपको आपको ये कहा जाता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अपना डायबिटीज को कंट्रोल करना है या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो आप इस मैथमेटिक्स से इस बात को समझें कि आपकी एज में लगभग 20 से लेकर 25 साल प्लस हो जाता है। और इसका जो अच्छा पक्ष है वो ये कि यदि आप इसे कंट्रोल में रखें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं अगर अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल को 160 से कम कर लूं, और एसडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अगर 60 से प्लस कर लूं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, डायबिटीज न रहे, तो मेरी एज आज 38 होगा। और 38 की एज में मैं 38 के व्यक्ति के हेल्थ बेनिफिट्स को भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ये है इसकी सबसे खास बात। तो जो ये फिटनेस प्लेटफॉर्म है हमारा, वो आपको इसी बात के लिए अवेयर करने के लिए, आपको इन्हीं बातों को समझाने के लिए है कि आप ये समझें कि कैसे ये हो सकता है। तो शायद अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आ, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जाए, ये ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मलाइज रखा जाए। तो कुछ फैक्ट्स आपसे छिपे नहीं हैं। आपको ये बात पता है कि आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी फिटनेस में। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, तो निसंदेह आप हेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस पर तो नहीं बात करूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, लेकिन जो मेरी छोटी सी समझ है उसके आधार पे मैं जरूर आपको ये बताऊंगा कि 3 ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पे आपको पॉजिटिव बनाती हैं। वो है कि अगर आप हेल्पफुल हैं, अगर आप थैंकफुल हैं, और अगर आप होपफुल हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर नहीं है। इसके बारे में खान साहब जरूर जो कुछ ना कुछ बातें आपसे करते होंगे, लेकिन मेरा ये आपसे निवेदन है कि जितना हो सके जीवन में आप किसी की ना किसी की मदद जरूर करें। और इस प्लेटफॉर्म पर, इस फिटनेस प्लेटफॉर्म पर लोगों को आमंत्रित करना भी आ, कह सकते हैं कि इससे बड़ा क्या हेल्प हो सकता है किसी व्यक्ति का। तो आप जरूर उसमें किसी ना किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करें अपने फिटनेस प्लेटफॉर्म पे। होपफुल रहें और थैंकफुल रहें, कृतज्ञ रहें, ईश्वर को धन्यवाद दें जो भी कुछ मिला उसके लिए। इसके बाद एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करने, और रेस्ट करना। मतलब इसमें रेस्ट का मतलब सिर्फ नींद लेना नहीं है दोस्तों। रेस्ट का मतलब कि एक ऐसे स्टेट में रहना
जहां आपका शरीर अनरेस्ट स्थिति में ना हो। आप अगर बैठे भी हैं और अगर सही पोस्चर में नहीं बैठे हैं तो ये भी अनरेस्ट कंडीशन है, और वो भी आपको अनहेल्दी लाइफ की तरफ लीड कर सकता है। एंड द लास्ट इज, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट। और यदि आपको लगता है कि आपको जितना खान माने जिस तरह का भोजन आपको करना चाहिए, जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी होनी चाहिए उतनी है, तो मैं आपको निश्चित तौर पे साधुवाद दूंगा, मैं आपको इसके लिए बधाई दूंगा। लेकिन फैक्ट ये है कि भारत में 80% लोग अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को मीट आउट नहीं कर पाते दोस्तों, और इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किसी और सेशन में मुझे अगर सर ने फिर से इनवाइट किया तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपका आप जो खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक उसकी एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। लेकिन चूंकि मेरा अपना अनुभव 18 साल का जो है, मैं उसके आधार पे बता दूं कि मैंने अगर किसी बड़े अधिकारी से भी बात की हो, यदि मतलब आईएएस और आईपीएस जैसे रैंक के भी लोगों से मैंने बात की है और कैलकुलेट किया, तो मैंने देखा कि वो भी अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। ना पैसे की कमी है, ना किसी और चीज की कमी है, इसके बावजूद भी क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस की कमी। तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना, डायबिटीज को नियंत्रित रखना, इन सब चीज के लिए आपको अपने खान पान में ये देखना होगा कि क्या वो प्रोटीन जितनी आपको जरूरत है उतने आप ले रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी उस लेवल की है। सर मुझे टाइम के बारे में जरूर बता दीजिएगा, अगर मैं एक्सीड कर रहा हूँ 5 मिनट पहले मुझे आप थम्स अप कर लीजिएगा। तो प्रोटीन क्या आप उस उतनी मात्रा में ले रहे हैं? अब क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये समझना है कि उसमें 9 इसेंशियल एमिनो एसिड होना चाहिए। और चूंकि आज मैं हर्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे एमिनो एसिड हैं जो आपके हेल्दी हर्ट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एल अर्जिनाइन, वो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कि नेचुरल वैसिलिडेटर है, जो आपकी धमनियों को फैलाने में मदद करता है। तो अब आगे अगर मैं बात करूं और ऐसे एमिनो एसिड की बात की जाए तो ट्रिप्टोफैन है, या टॉरिन है। ये सब जैसे आपको पता है आपकी धड़कनें इरेगुलर हो जाती हैं। कई बार आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मेरे दिल की धड़कन बड़ी अजीब हो गई। तो एक एमिनो एसिड है जिसकी बात मैंने अभी की, टॉरिन, वो आपके दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है। अब ये आप अलग अलग नहीं लेते, आपको एक कंप्लीट प्रोटीन लेना होगा। निश्चित तौर पे आपको अपने खान पान से इसको पूरा करना है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंट करना होगा। और सप्लीमेंटेशन के दौरान इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि वो प्रोडक्ट सारे मानकों पर खरा उतरे। इसके बाद अ, अच्छा फैट लेना होगा दोस्तों। आज से शायद 20-25 साल पहले हमें इस बात का शायद एहसास नहीं था कि फैट हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। कुछ साल पहले हमें ये बताया गया था कि क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो आप समझिए कि प्रॉफिट्स के आधार पे ड्रिवन है। आपको वो बातें बताई जाती हैं जिससे दुनिया को, माने जो वर्ल्ड कॉमर्स है ना, वो जो चलता है, वो इंफॉर्मेशन आप तक इनपुट की जाती है। जब आपको ये बताया जा रहा था कि आपका जो रिफाइंड ऑयल है वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, तो वो दौर ऐसा था कि पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री का धूम मचा था। और तब आपको ये बताया जा रहा था कि आप ये ना खाएं, ऐसा फैट ना खाएं, और इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज पता है कि कुछ फैट आपके शरीर में बहुत निहायत जरूरी है, जिसमें ओमेगा 3 है, और उसमें अ, उपस्थित ईपी और डीएचए आपके हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए निहायत निहायत जरूरी है। और मैं ओमेगा 3 के बारे में ये जरूर बता दूं कि अगर आप वो ले रहे हैं तो केवल आपके हार्ट को नहीं ये सपोर्ट करता, 70 से ऐसी ज्यादा मैं बीमारियों के बारे में बता सकता हूँ, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, जहां वो आपको सपोर्ट करता है दोस्तों। तो आपको ओमेगा 3 लेना होगा। अब
अच्छा, और एक और बात बता दूं कि ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अब आपने देखा कि एक फैशन है आजकल ग्रीन टी पीने का। लोग ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी क्यों पिया जाता है? क्योंकि ग्रीन टी में आपको दो तत्व मिलते हैं, कैटेकिन और थियाफ्लेविन। अब कैटेकिन और थियाफ्लेविन के लिए आप ग्रीन टी पी रहे हैं। लेकिन चाहिए कितना आपको? आपको चाहिए इतना कि आप रोज 35 कप ग्रीन टी पिए तो भी आपकी जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। और शायद आप उतना ग्रीन टी तो पी नहीं सकते। तो अब क्या करें? तो वहां पर अगर एक प्रोडक्ट का नाम मैं आपको लूं, और मैंने चूंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे हैं तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज सीएच बैलेंस। और जिस भी मेरे मित्र की उम्र 40+ है, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 35 से ज्यादा है, वो सीएच बैलेंस इन सर्दियों के मौसम में जरूर खाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस और उसका रिस्क बढ़ जाता है। अब वो कैटकिन और थियाफ्लेविन एक आपके हार्ट का एक काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और ये ड्रास्टिक तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है, मतलब कम नहीं करता। पॉइंट समझने की बात यहां पर यह है कि आप जब मार्केट में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा खाते हैं तो उस वक्त आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और अच्छा भी कम हो जाता है। यानी एसडीएल भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर में ज्यादा होना चाहिए। ये है इस मतलब अगर आप मेडिकेशन लेते हैं उसका ड्रॉबैक। तो जब आप नेचुरल तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं तो वहां पर एसडीएल इनहेंस होता है, और एलडीएल या और दूसरे जो कोलेस्ट्रॉल जैसे वीएलडीएल वो वो नीचे जाता है। दोस्तों, मैं मेरा ब्लड ग्रुप है बी निगेटिव, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। और मुझे हर 3 महीने पर फोन आता है ब्लड डोनेट करने के लिए, और मैं जाता हूँ। कैंसर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ और भी तमाम जगह पर, वहां पे मेरे को जाकर ब्लड डोनेट करना पड़ता है। और वहां पर हर 3 महीने पे मेरा रेगुलर चेकअप होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड डोनेशन के पहले आपका चेकअप होता है। और डॉक्टर्स जब मेरी एज जानते हैं और जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो 2 बार चेक करते हैं। मैं पूछता हूँ कि भैया क्यों दूसरी बार चेक कर रहे हो, तीसरी बार क्यों चेक कर रहे हो? सर, इस एज में इतना परफेक्ट किसी का ब्लड प्रेशर नहीं आता। आप सोच के देखिए। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों अब एक और फैक्ट है, वो मैं आज आपको बताऊंगा तो आपकी मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 1982 में जब कोलेस्ट्रॉल थ्योरी चल रही थी और रिफाइंड तेल का बोलबाला था, और आ, हर तरफ ये बताया जा रहा था कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये रिफाइंड ऑयल खाना है। उस दौरान एक रिसर्च हुआ, कम उम्र के बच्चे मर रहे थे और हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे थे। तो रिसर्च में सामने आया कि उनके शरीर में होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा हो जाता। और अ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस रिसर्च को छिपा दिया गया बहुत सालों तक, यानी लगभग 10 साल तक। क्यों? क्योंकि अगर वो रिसर्च सामने आया था तो कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता, और शायद उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता जो इंडस्ट्री के लिए इसे छिपाया गया था। खैर, आज हमको ये बातें पता है। मैं आज आपके साथ ये बताता हूं कि वो होमोसिस्टीन कैसे कम हो सकता है। बेसिकली होमोसिस्टीन मिथियोनिन नाम का एक एमिनो एसिड है जिसका बाई प्रोडक्ट है। और अगर होमोसिस्टीन आप लेवल ऊपर हो जाए तो कम उम्र में भी हार्ट अटैक आ सकता है, जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर आपके खान पान में विटामिन बी की मात्रा आप सही कर लें, विटामिन बी, सोच के देखिए, अगर आप वर्ल्ड क्लास न्यूट्रलाइट का अगर विटामिन बी लेते हैं तो भी 10 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है प्रतिदिन का, सिर्फ 10 रुपया। और उस 10 रुपए के खर्चे से यदि आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं तो क्या ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं? और अगर आज भगवान न करे आप में से किसी व्यक्ति को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपने पॉकेट में 5 लाख रुपए लेकर कम से कम जाइए। तो आप सोच कर देखिए। और कोई डॉक्टर आपको क्यों ये बताने जा रहा है, आप मुझे बताइए। अगर आप 500 रुपए में ठीक हो सकते हैं
तो और उसको 5 लाख रुपए मिल सकता है, तो क्यों वो आपको बताने जा रहा है? और ये मैं बहुत ही हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। आप यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर उपस्थित हैं तो मेरी इस बात को डिट्टो कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वो सच है जो स्याह जरूर है लेकिन किसी से छिपा नहीं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये आपको मतलब अगर आपने अपने खान पान में विटामिन बी को शामिल किया, और मैं आपको बता दूं विटामिन बी अगर आपने शामिल नहीं किया तो क्या नुकसान होगा, कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले अल्जाइमर पर बात की थी, डिमेंशिया पे, और डिमेंशिया के बारे में बताया, तो मैंने ये बताया कि अगर विटामिन बी किसी व्यक्ति के शरीर में ड्रास्टिकली कम हो जाए तो पागलों की स्थिति हो जाती है दोस्तों, पागल की तरह आप व्यवहार करने लगेंगे। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो और मैं चलते चलते ये जरूर बता दूं आपको कि हार्ट की समस्या आज आपको हो जाए तो आप आज थोड़ा बहुत डिसीजन लेकर उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग के कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स डेड हो जाएं तो फिर इट इज इरिपेरेबल। वो प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, फिर आप पूरी जीवन भर उसके साथ आपको जीना पड़ेगा। तो आपको आज सचेत होना है। अगर आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है और आज आपको डिमेंशिया जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज आप सचेत हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारे समाज में फैल रही है। खैर, तो आगे बढ़ता हूं। हार्ट के बारे में चूंकि बात हो रही तो मैं उस पर बात करूं कि अ, लगभग 82% लोगों के अ, ऊपर रिसर्च हुआ, एक इटली का रिसर्च था, तो ये पता लगा कि 82% लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके शरीर में कोएंजाइम क्यूटेन की कमी है। अब कोएंजाइम क्यूटेन क्या है दोस्तों? ये आपके शरीर में उपस्थित अ, एक इंजाइम की तरह, बेसिकली इट इज नॉट इंजाइम बट इंजाइम की तरह एक तत्व है जो आपके शरीर में होता है। उम्र के साथ ये कम होने लगता है, और निश्चित तौर पे आपके खान पान की वजह से भी ये कम होने लगता है। अब जब ये नेचुरल चीज जो आपके शरीर में ही उपस्थित है जब कम होने लगे तो क्या होगा? वो आ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी लेकर आता है, क्योंकि ये हार्ट का एक तरह से हार्ट की को एनर्जी देने का भी काम करता है, और प्लस एंटीऑक्सीडेंट है हार्ट का कोएंजाइम क्यूटेन। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत इससे इंसाइट मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो कोएंजाइम क्यूटेन को अगर आपने अपने खान पान में शामिल किया, अगर ऑब्वियसली इसके लिए तो सप्लीमेंटेशन ही करनी पड़ेगी, तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई कि अब जो जिन भी व्यक्ति के द्वारा आप इस मंच पर आमंत्रित हैं उनसे आप कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि मैं क्या ऐसी चीजें लूं जो इस वक्त मेरे लिए निहायत जरूरी है। मुझसे पूछेंगे, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई समस्या ना हो, तो कम से कम 3 चीजें तो जरूर आपके जीवन में शामिल होनी चाहिए। प्रोटीन, एक गुड प्रोटीन यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है वो प्रोटीन होना चाहिए। आपके शरीर में ओमेगा 3 जरूर जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और कुछ एक स्टैंडर्ड मल्टीविटामिन जाना चाहिए। ये तो मिनिमम है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये केवल हार्ट की बात नहीं कर रहा, ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कंसर्न्ड हैं, आपको लगता है कि मुझे अब अपना ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें CH बैलेंस को ऐड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो इस तरह से आपको निश्चित तौर पे इससे लाभ होगा। सर, मेरा टाइम आई थिंक ओवर हो चुका होगा, तो मुझे लगता है कि आप सबको मैंने कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जिसको आप फॉलो कर कर अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और आप में से किसी व्यक्ति को भी इससे लाभ मिले तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा। और मैं आप सबको एक हेल्दी लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू माय फ्रेंड अजय खान जी। थैंक यू सर, वाह ग्रेट टॉक। और सर के लिए एक जबरदस्त तालियां। आज हम लोग ने बहुत कुछ जाना, और मैं तो वही बैठे बैठे सोच रहा था कि एक एक बात जो थी